हमारे साथ धोखा हुआ है। इस लावारिस लड़की को हम अपनी बहू नहीं बनाएंगे। शादी से ठीक पहले लड़के वालों को पता चला कि मीरा हवेली की बेटी नहीं बल्कि बचपन में अनाथालय से लाई गई थी। खुद मीरा को भी ये सच पहली बार पता चला। उसका दिल दुख से फटने लगा। शादी के लिए देवराज को बुलाओ। दादाजी के इस ऐलान पर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि बचपन से वो उसे बड़ा भाई और अपना रखवाला मानती आई थी। देवराज कमरे में आया तो मीरा की आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर उसके होंठ रख दिए। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? वो प्यार से उसे गोद में समेटते हुए एक एक करके उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। शर्म से लाल मीरा ने अपने गहरे गालों को हाथों से ढकना चाहा, लेकिन दुल्हन के जोड़े में सजी हुई मीरा सुंदरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। सुंदर सपनों के साथ अपनी खूबसूरत आंखों में चमक लिए वो नए सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिसकी हमराही आदित्य राठौर के साथ तय हुई थी। अमरनाथ राठौर के बेटे आदित्य राठौर के लिए बड़े चाव से रिश्ता मांगा गया था और दादाजी ने जांच पड़ताल करने के बाद हाँ कर दी थी। आज वो आदित्य के नाम की होने वाली थी। उसके हाथों में सजी हुई मेहंदी का रंग इतना गहरा था कि वो बार बार उसे देखकर शर्मा जाती। वो पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। जब उसे मंडप में लाया गया तो घूंघट की आड़ में वो हिम्मत से कदम बढ़ाती हुई और फूलों की सजावट की दूसरी तरफ बैठे आदित्य से नजरें चुराती हुई बैठ गई। अभी कुछ ही देर में वो अपने सारे अधिकार उसके नाम करने वाली थी और फिर वो मैसेज आदित्य कहलाती सुनीता चाची उसके पास खड़ी थी और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उसने भी अपने कोमल हाथों से सुनीता चाची का हाथ थाम रखा था। हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी और कांपते हाथ दिल के डर को बता रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, विक्रम जी के कहते ही पंडित जी ने अपनी पोतली खोली, जिसमें उसने पहले अमरनाथ राठौर की गरजती आवाज ने पूरे माहौल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब लोग हैरान रह गए। रुकिए, अभी शादी से पहले कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। राठौर साहब, उनका यह अजीब लहजा हर किसी को उलझन में डाल रहा था। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। आज से पहले इस हवेली में दादाजी विक्रम जी के सामने किसी ने इतनी तेज आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज ये हिम्मत अमरनाथ राठौर ने दिखाई। अपनी पीठ पर हाथ बांधकर वो विक्रम जी के सामने खड़े थे और विक्रम जी के दोनों बेटे राघव और राजेश उनके बगल में खड़े थे। हमें ये तो बता दीजिए कि इसके असली बाप का नाम क्या है, ताकि विवाह के कागजों में बाप का असली नाम तो सही दर्ज हो सके। उन्होंने इतने कड़े लहजे में बात की कि एक पल के लिए विक्रम जी के कदम डगमगा गए। जो सच वो बरसों से पहले छुपाते आए हों, आज वो यूं सबके लोगों के सामने आने वाला था। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो अमरनाथ? उन्होंने अपने आवाज को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन अमरनाथ राठौर आपे से बाहर हो चुके थे। आपको कोई हक नहीं था कि आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएं। मीरा ने कांपते हाथों से अपना घूंघट हटा दिया। चांद सा खूबसूरत चेहरा अपनी पूरी चमक के साथ सामने आ गया और एक पल के लिए आदित्य राठौर का ईमान डगमगाया। हर बात को भुलाकर वो इस सुंदर लड़की को अपना बना लेना चाहिए। वो सब कुछ कुर्बान कर सकता था, लेकिन इस वक्त पीछे हटना अपने पिता की बात काटने जैसा था। हम तुम्हें इस बात बता चुके हैं कि मीरा राजेश की बेटी है। उन्होंने 2 कदम अमरनाथ की तरफ बढ़ाया और अपनी आवाज को बहुत धीमा रखा ताकि ये बात यहीं दब जाए। लेकिन अमरनाथ राठौर ने जो खबर निकाली थी उसने पूरे राठौर परिवार में आग लगा दी थी। हवेली के लोग उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? हालांकि वो केवल 3-4 दिन की थी जब उसे इस हवेली में लाया गया था और आज वो पूरे 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन थी तो फिर भी वो अनाथ और लावारिस लड़की। उसकी आंखों से गिरते आंसू और परेशान चेहरा अब किसी को नहीं दिख रहा था। सब लोग इस सच से इतने हैरान थे कि मीरा को पूरी तरह भूल ही चुके थे। अब आप जो भी सफाई दें, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। उन्होंने हवेली के लोगों पर ऐसा बम फोड़ा जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारे साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं। जिंदगी में पहली बार दादाजी की आवाज़ किसी के सामने लड़खड़ाई। शायद जिंदगी में पहली बार वो किसी से गुजारिश कर रहे थे। उनके कांधों पर पड़ी शाल बेबस लग रही थी, जो हमेशा उनके रौब और रुतबे को दिखाती थी। राघव जी प्यार से उन्हें संभाल रहे थे, जबकि राजेश जी तुरंत आगे बढ़े। अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो हमारी चौखट पर आने की ज़रूरत क्या थी? उनकी लाल आंखें बता रही थी कि वो अपनी बेटी का दिल तोड़ने वालों को कितनी सख्त सजा दे सकते थे।
वो लड़की जो उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, जो उनके जिगर का टुकड़ा थी, आज कोई उसे अनाथ कहकर ये साबित करना चाह रहा था कि वो राजेश की बेटी नहीं है, जिसे हमेशा उन्होंने इतना प्यार किया कि अगर उनकी अपनी औलाद भी होती तो शायद इतना प्यार न दे पाते। उसके रोते चेहरे को थाम कर आंसू पोंछते हुए सुनीता चाची ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उनके हाथों से हटाते वो अपने भारी लहंगे को संभाल कर खड़ी हो गई। दादाजी, पापा, उसके शब्द कांपे और सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। राजेश जी तुरंत मीरा की तरफ बढ़े और उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मीरा राजेश की बेटी है, मेरी अपनी बेटी। खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने इसे अनाथ या लावारिस कहा तो वो इतनी तेज चिल्लाए कि वहां सन्नाटा छा गया। उनकी अपनी आंखों में आंसू आ चुके थे। अमरनाथ राठौर ने मुड़कर अपने बेटे का हाथ थाम लिया। अगर ये तुम लोगों की बेटी हो तो तुम्हें मुबारक हो। हम किसी लावारिस लड़की को बहू बनाकर अपने खानदान का नाम खराब नहीं कर सकते। और विक्रम पकड़कर झकझोर दिया और नया हंगामा शुरू हो गया। लोग आगे बढ़कर उन्हें छुड़ाने लगे। अजीब सी हाथापाई का माहौल बन गया। आदित्य राठौर एक तरफ बेबस खड़ा था, हालांकि घर में एक वही तय करके आया था कि शादी के वक्त इस बात को मुद्दा बनाकर वे शादी तोड़ देंगे ताकि हवेली वालों को भी सबक मिले, क्योंकि सच छुपाकर उन्होंने उनका नुकसान किया था। लेकिन इस वक्त मीरा को देखकर उसका दिल कर रहा था कि वो आगे बढ़कर उसे संभाल ले, लेकिन अब वो उसे दूर हो चुकी थी। पूरे राठौर परिवार को हवेली से बाहर निकाल दिया गया। वे लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी बेटी पर उंगली उठाई या उसे कोई लावारिस कहे। राजेश जी के सीने से लगकर वो लगातार रो रही थी। तभी दादाजी तुरंत उसकी तरफ बढ़े। लोग एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। आज से पहले हवेली के लोगों को ऐसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था। हाँ, ये गलती की कि उन्होंने सच को छुपाया, लेकिन आज तक उन्होंने किसी के सामने इस बात को आने भी नहीं दिया था। घर के 3-4 बड़े लोगों को इस बात जानते थे। दादाजी ने अपना कांपता हाथ उसके सर पर रखा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लोग हमदर्दी से उसे देख रहे थे। झूठ बोला आपने मुझसे। आप मेरे दादाजी नहीं हैं, मैं लावारिस हूँ। अपनी तरफ उंगली का इशारा करते हुए वो जैसे अटक अटक कर बोल रही थी कि सबका दिल बैठ गया। सुनीता चाची ने भागकर उसे संभाला। नहीं मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सच उनकी बेटी के लिए कितना बड़ा दुख बन गया था। हालांकि उन्होंने कभी उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उसकी हर जिद पूरी की थी, लेकिन सच ये था कि उनकी सगी बेटी नहीं थी। क्या ये सच है पापा? आप मेरे पापा नहीं हैं। रोते हुए वो राजेश जी की आंखों में देख रही थी। उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। क्या तुम मुझे अपना पापा नहीं मानती? उन्होंने वही सवाल पूछा और मीरा ने तड़प कर उनके हाथ थाम लिए। आप मेरे पापा हैं, मैं आपकी मीरा हूँ पापा। आप सिर्फ मीरा के पापा हैं। वो बस रोए जा रही थी और हवेली के सारे लोग उसे देखकर भावुक थे। पापा, मेहमानों को खाना खिलाकर विदा कर दीजिए। राघव जी ने झुककर विक्रम जी से इजाज़त मांगी, लेकिन विक्रम जी ने पलटकर अपने बेटे को देखा। नहीं, मीरा की शादी होगी अभी और इसी वक्त। और एक दूसरा तूफान था जो सबके सामने आने वाला था। वो हैरान होकर दादाजी को देखने लगी। सब लोग उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। तभी उन्होंने चिल्लाकर हुक्म दिया, देवराज को बुलाओ। वही तो एक इंसान था जो इस वक्त वहां नजर नहीं आ रहा था, वरना किसकी हिम्मत थी कि वो विक्रम जी पर हाथ भी उठा पाता। इस वक्त वो अपने घर वापस जाना अमरनाथ राठौर को भारी पड़ सकता था, लेकिन ये उनकी हिम्मत थी कि वो रात को देर से आने वाला देवराज हर हंगामे से दूर अपने बिस्तर पर बेफिक्र सो रहा था। उसकी बला से कोई भाड़ में जाए या किसी की शादी हो, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। मीरा की शादी इसी वक्त देवराज से होगी, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। सुनीता चाची हैरान रह गईं। भला उनका बेटा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता था? बिल्कुल नहीं, वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। राघव जी भी हैरान थे, लेकिन ये रिश्ता घर में पहले से ही सोचा जा रहा था, पर देवराज के लापरवाह स्वभाव और घमंड की वजह से दादाजी मीरा जैसी सीधी सादी लड़की उसे देना नहीं चाहते थे, इसलिए बाहर रिश्ता ढूंढा गया। और इस वक्त दादाजी का ये फैसला पापा राघव जी ने रोकना चाहा, लेकिन विक्रम जी की एक नज़र ही काफ़ी थी। क्या तुम्हें कोई ऐतराज़ है राघव? और उन्होंने तुरंत ना में सर हिला दिया। उन्हें भला क्या ऐतराज़ हो सकता था? ये सच है कि उन्हें अपनी भतीजी जान से ज़्यादा प्यारी थी। तुम्हें कोई ऐतराज़ है? उन्होंने राजेश जी से पूछा तो उन्होंने भी तुरंत ना में सर हिला दिया। फिर वो मीरा की तरफ बढ़े, अपनी झुर्रियों से भरा हाथ उसके सिर पर रखा और उम्मीद से मीरा को देखा। अगर आपके दादाजी आपसे गुजारिश कर रहे हो तो वो तड़प कर ना में सिर हिलाती रह गई। इस वक्त
उस पर दुखों का पहाड़ टूटा था, जो उसकी वजह से उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ ही छिन गई हो। वो खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस लड़के को कैसे अंदर से बुलाया गया, वो यहाँ तक कैसे आया, उसे कैसे मनाया गया। घूंघट उसके सर पर गिरा दिया गया और वो फिर से उसी जगह बैठ गई। लेकिन इस बार सामने वाला इंसान बदल चुका था। सादे से टी शर्ट और लोअर, माथे पर बाल बिखरे, लाल आंखें और चेहरे पर गंभीरता। उसकी अकड़ उसे अलग बना रही थी, जैसे वो हर इंसान से चिढ़ा हुआ हो, जैसे ये जिम्मेदारी जबरदस्ती उसके कंधों पर डाल दी गई हो, जो हमेशा देवराज के नाम से ही कांपती रही। आज उसकी पत्नी बनने जा रही थी। आज वो अपने तमाम अधिकार उसके नाम करने वाली थी। पंडित जी की आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक पवित्र मंत्र था जो पढ़ा जा रहा था। अगर ये कयामत सामने थी तो मुसीबत से गुजरना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। आज उन तमाम इज्जतों और मोहब्बतों को लौटाने का दिन था जो आज तक उसे दी गई थी। आज उसे मालूम हुआ कि वो इन मोहब्बतों इज्जतों की हकदार ही नहीं थी जितने उसे नवाजा गया था। फिर आज जब उसकी बारी आई तो हवेली की इज्जत बचाने के लिए तो वो क्यों खामोश रह जाती। शादी के कागजों पर दस्तखत करते हुए उसके हाथ यूं कांप रहे थे कि राजेश जी ने अपने मजबूत हाथों का सहारा देकर उसकी कपकपी कम करनी चाहिए। इस शख्स को इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम वो अपने कपड़े बदल लेता। जिस तरह नींद से जागा है उसी तरह मंडप में उसके बगल में आकर बैठ गया, जबकि वो यूं सिर झुकाए बैठी थी कि एक नज़र भी देवराज के चेहरे की तरफ देखना उसके लिए नामुमकिन था। यूं लग रहा था जैसे गले में उसकी जान सांस से बाहर निकल जाएगी और वो बस एक जिंदा लाश की तरह उसके सामने बैठी रहेगी। कुछ ही देर बाद सुनीता चाची ने सहारा देकर उसे खड़ा किया और उसे सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। चलो, देवराज के कमरे में कितने सवाल, कितनी बातें वो करना चाहती थी, लेकिन होठों को यूं सिल दिया गया कि एक शब्द भी दोहराना उसके लिए आसान नहीं था। उसे सहारा देकर सुनीता चाची ने देवराज के कमरे में ला बिठाया। बड़े से पलंग पर बैठी हुई वो बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। चाची, मुझे डर लग रहा है। वो मासूम सी दुल्हन भला इस 28 साल के मर्द के सामने किस तरह टिक सकती थी, जिसके नाम से ही उसकी जान निकलती थी। देवराज बहुत अच्छा इंसान है, ये बात तो तुम मानती हो ना। चाची प्यार से उसके गालों को थामकर उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन शायद वो अपनी किस्मत से ही घबराई हुई थी। उसने कुछ नहीं समझा और बस रोते हुए ना में सिर हिलाती रह गई कि सुनीता चाची को उसका रोना बेकरार कर रहा था। मेरी बच्ची, रोना बंद करो चाची। आप तो मुझे बस बता सकती थी ना। उसके शिकवे चरम पर थे। आज उसके साथ जितनी नाइंसाफ़ी की गई थी वो कभी नहीं भूल सकती थी। 2 झटके एक ही वक्त में वो नाजुक लड़की कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, और अब तीसरा झटका, उस शख्स का गुस्सा और करीब आना बर्दाश्त करना जो इस वक्त उसकी चाची उसके कानों में उड़ेल रही थी। वो तुम्हारा पति है, उसके कुछ हक और कर्तव्य होंगे। तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। अंदर से उसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रो पड़े और उन्हें बताया कि वो बिल्कुल भी हिम्मत वाली नहीं है, बहुत कम हिम्मत की है। सुनीता चाची के अलावा कोई दूसरा कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, जैसे यहाँ उसके लिए एक अजीब बात थी। शायद हवेली के बाकी लोगों के लिए एक नई और अनोखी बात थी, और सब अभी तक इसी सदमे में थे। शाम ने दबे पांव रात की चादर ओढ़नी शुरू कर दी। उसके कमरे में रखा गया खाना ठंडा हो गया, लेकिन वो अपने घुटनों पर सिर झुकाए बस रोए जा रही थी। मैं पापा की बेटी नहीं हूँ। वो शख्स जिससे मोहब्बत समेटते हैं उसने कभी पलट कर नहीं देखा था। वो जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, जो उसके नखरे उठाया करता था, आज वो शख्स यूँ पराया हो जाना किस कदर तकलीफदेह हो सकता था, सिर्फ बेई जानती थी। कितनी अजीब बात थी। अब उन लोग उसे देखकर कहेंगे वो अनाथ और लावारिस है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये राजेश जी की बेटी है। ये एहसास उसके लिए जानलेवा था। और उसके बाद ये दूसरा एहसास, देवराज की पत्नी बन जाना, जिसे वो कब बड़ा भाई कहते नहीं थकती, और वो हमेशा उसे गुड़िया कहकर पुकारता। के लिए एक नन्ही सी गुड़िया थी जिसके नाज नखरे वो वैसे ही उठाया करता था जैसे अबनी ने। आज तक देवराज ने अपनी और उसमें कोई फ़र्क नहीं किया था। दोनों को एक ही नज़र से देखता था। चूँकि वे दोनों हम उम्र थीं, तो वो भी हमेशा उसे बड़ा भाई की नज़र से देखा करती थी। और अब पल भर में उस किस तरह हैसियत बदल गई थी। अब उसकी पत्नी बन गई। आने वाले वक्त के खतरे उसे बेताब कर रहे थे। बहम उसे बेचैन किए हुए थे। थक हार कर बेड के सिरहाने से टेक लगाकर आंखें बंद की सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो दोबारा पलटकर इस कमरे में नहीं आया। वो कहाँ था? उसने क्या प्रतिक्रिया दी? इस बात से वो बेखबर थी। अभी उसे अगर किसी की फिक्र थी तो वो अपनी हालत की। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आया। हाथ में सुलगती हुई सिगरेट आधी पी जा चुकी थी।
जबकि धुएं का स्वाद अभी तक उसके होठों पर तैर रहा था। सामने बिस्तर पर बैठी हुई मासूम सी लड़की को देखकर एक अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। कमरे का दरवाजा लॉक करने के बाद उसने दोबारा सिगरेट को होठों से के पास ले जाकर एक गहरा कश लगाया और धुएं को हवा में उड़ा दिया। मजबूत कदम उठाते वो उसके पास आ रहा था, जो गहरी नींद में थी। भारी कामदार लिबास के साथ सुंदर सी ज्वेलरी में वो बहुत असहज हालत में लेटी हुई थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसे एक पल के लिए उस पर तरस आने लगा। अगर इस समय उसका कोई कसूर नहीं था तो कसूरवार सामने मौजूद लड़की भी नहीं थी। उसकी असलियत से, उसकी सच्चाई से वो वाकिफ था, लेकिन आज जो कुछ उसके साथ वो मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। कोहनी बिस्तर पर टिकाए वो थोड़ा सा उसके सामने लेट गया। अब उसकी नजरें चेहरे से गर्दन तक का सफ़र कर रही थीं और फिर गर्दन से नीचे चली गईं। कलाइयों में खूबसूरत चूड़ियाँ मौजूद थीं और इस पल वो चूड़ियाँ किसी जंजीर की तरह लग रही थीं, जिसमें किसी को कैद करके उसके सामने बांध दिया गया हो। हाथ बढ़ाकर उसने उंगली से उसकी चूड़ियों को छूना चाहा, तभी वो हड़बड़ा कर उठकर बैठी और कितनी देर तक सामने मौजूद इंसान को हैरत से देखती रही। वो शख्स उसके सामने बैठा था जो उसके पति के पद पर आसीन हुआ था। उसे इस तरह अपने सामने देखकर इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देती, उसने देवराज के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। पल भर के लिए उसे यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये सचमुच उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कोई ताना नहीं था। उसे यूं मुस्कुराते देखकर उसने अपनी भीगी पलकों को झुकाते अपने आंसुओं को पी जाना चाहा और सामने वाले ने उसकी नरम कलाई खींचकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया था। वो इतने कम वक्त में हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई। जब संभली तो धड़कनें देवराज के सीने से टकरा रही थीं। कांपते हुए होठों पर नजरें जमाते हुए वो दोबारा उसकी आंखों में देखने लगा। क्यों रो रही हो गुड़िया? वो यूं बात कर रहा था जैसे नन्ही सी बच्ची अपना खिलौना खो जाने पर रो रही हो, जबकि किस्मत की मारी मीरा वो तो उसके सामने अपने वजूद को समेटने की कोशिश से परेशान हो रही थी। उसके जज्बात मचल रहे थे। हालांकि वो बिल्कुल ऐसा मर्द नहीं था जो दिल फेंक किस्म का हो, जो किसी को भी अपने सामने देखकर बहक उठे। लेकिन बात यहाँ अलग थी। सामने मौजूद लड़की पर वो पूरा अधिकार रखता था। अभी कुछ देर पहले ही विवाह के बाद उसकी जिंदगी में आई थी और इस वक्त किसी भी लड़की का के इतना करीब होना जज्बात को उभारने का कारण बन सकता था। क्या तुम्हें ये शादी अपनी मर्जी से की है? उसके करीब अजीब से सवाल पर मीरा रोना भूल कर उसे देखती रही और फिर कुछ न समझने वाले समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जबकि वो कुछ देर उसे हैरत से देखता रहा। यानी तुम मुझे अपना पति नहीं मानती हो? वो अब और भी उसके करीब हुआ, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें मीरा के चेहरे को झुलसा रही थीं और बस उसने जल्दी जल्दी ना में सिर हिला दिया। वो खुलकर हंस पड़ा। यानी मुझसे शादी अपनी मर्जी से की, लेकिन मुझे पति नहीं मानती, ऐसा ही है? वो पूरी आंखें खोलकर उसे उलझा रहा था, जबकि वो बेचैनी से होंठों को चबाती हुई वहां से निकलने की कोशिशों में थी। तभी देवराज ने प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर उसके होठों को आजाद कर दिया। तुम जानती हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो इतने सुकून से कह रहा था जैसे ये बात बहुत मामूली हो। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई मौजूद है जिससे मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं उसी मुकाम पर लाऊंगा जिस मुकाम पर तुम मौजूद हो। अब उसे खुद से दूर करते हुए वो उससे थोड़ी दूर जा बैठा, जबकि पलकों को उठाते गिराते वो उसकी बात यूँ सुन रही थी जैसे दुनिया की सबसे ज़रूरी बात हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी और की जगह पर मौजूद हूँ? अपने अंदर की पूरी हिम्मत जुटाते उसने अपना सवाल दोहराया तो सामने वाले ने सुकून से हाँ में सर हिला दिया। होठों के कोने खींचते हुए वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। मुझे अपने लिए जगह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खाली नज़रों से उससे देखते हुए वो अपनी तरह ही बेपरवाह लगी और देवराज ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई से चूड़ियाँ उतारना शुरू कर दी। तुम जानती हो अनाया बहुत अच्छी लड़की है। और वो हैरत से अपने सामने मौजूद शख्स का रूप देख रही थी। आज तक जो उसे चिल्लाता हुआ, अकड़ दिखाता हुआ, मगरूर दिखाई देने वाला इंसान इतना नरम था उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी कलाई को चूड़ियों से यूं आज़ाद कर रहा था जैसे इन चंद कैद करने वाली जंजीरों से उब गया हो। हम पिछले दिनों 5 साल से एक साथ हैं और मैं अनाया से वादा कर चुका हूँ कि मैं उससे शादी करूँगा। वो यूँ सुन रही थी जैसे कोई कहानी हो, ना दिल धड़कन ना गम फैलान, बस सन्नाटा था। चूड़ियाँ बेड पर रखते हुए वो एक दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ा गया और उसे सुकून से अपनी कलाई उसके हाथ में दे दी। औरत हमेशा उस शख्स से घबराती है जो उस पर हावी होने की कोशिश करता है, जो उसे डराता है, और औरत कभी उस शख्स से खौफजदा नहीं होती जो उसे बात करने का सलीका जानता हो। और यही हाल उसका भी था। प्यार से उसकी दोनों कलाइयों को चूड़ियों से आज़ाद करवाने के बाद वो हाथ उसके दुपट्टे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर हाथों को रोक कर उसने इजाज़त मांगती नज़रों से देखने लगा।
उसने धीरे से अपनी गर्दन झुका लिया और उसकी झुकी हुई गर्दन को इनकार समझते उसने अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं नहीं जानता ये रिश्ता कैसा चलेगा, अनाया इस पर क्या रिएक्ट करेगी, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वो चुपचाप उसके पास से उठने लगा, तभी उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया था। क्या आप ये जानते हैं कि ये रिश्ता पूरी ज़िंदगी कायम रहेगा? उसके सवाल पर वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। हाँ, जब तक कि दिली तौर पर मैं राज़ी नहीं होता तब तक कोई मुझे इस शादी के लिए मना नहीं सकता था। और वो दोबारा सिगरेट सुलगाने लगा। मीरा को चिढ़ होने लगी। अपने कपड़े बदलने के बाद वो चुपचाप सोने के लिए लेट गई। वो नहीं जानती थी कि वो शख्स कितनी देर बालकनी में खड़ा रहा, सिगरेट पीता रहा। उसका जवाब साफ नहीं था, लेकिन किस्मत अब इस उलझन भरी जिंदगी में उसे डाल चुकी थी। तो वो अब जिंदगी का सामना करना था, उसे स्वीकार करना था और खुले दिल से इसे अपनाना था। यानी मुझे यहाँ बताने आए हो कि तुमने न सिर्फ शादी कर ली है बल्कि अपनी सो कोल्ड बेबी के साथ एक रात भी गुजार कर आए हो। अनाया की आवाज़ ने रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा कि वे गर्दन मोड़कर उन्हें देखने लगे, जबकि देवराज काफ़ी शर्मिंदा हुआ। लोग देख रहे हैं अनाया, और वो बड़े प्यार से उसका चेहरा देख रहा था। पिछले 5 सालों में वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के इतने करीब थे। भले ही अनाया के साथ कोई गहरा प्यार नहीं था, लेकिन फिर वो भी अनाया के प्यार को स्वीकार कर चुका था। यही बात बहुत बड़ी थी और अपनी जुबान से मुकर जाना आज तक देवराज ने सीखा नहीं था। तुम कह रहे हो कि मैं आराम से बात करूं, यानी तुमने मुझे चीट किया है? वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि उसके यूं रोने पर वो काफ़ी बेचैन हुआ। उसने दोनों हाथों को थाम कर अब उसे समझाने लगा, अगर मैं ये न करता तो मीरा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। शायद दादाजी फिर से उठा कर नहीं चल सकते थे और उनका झुका हुआ सर मैं देख नहीं सकता। अगर पूरी दुनिया में वो किसी के सामने बेबस नज़र आया तो सिर्फ वो अनाया थी, जिसके सामने वो हमेशा सच बोलता। मैं नहीं जानती अब शादी लगा दी थी। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने नहीं आया कि ये वाद का मामला है। अपनी तरफ से उसने बिल्कुल इंसाफ किया था। जिस तरह मीरा के सामने अनाया का जिक्र कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह अनाया को भी सब सच सच बता दिया था। वो किसी से झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं बना सकता था। पूरा रास्ता ही वो वापसी पर फूट फूट कर रोती रही, जबकि वो बेबसी से गर्दन मोड़ कर उसे देखता रहा। अनाया, तुम जानती हो मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। जबकि अनाया इतनी नाराज़ थी कि वो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रही थी। वो जानता था कि वो शख्स प्रतिक्रिया देगी, लेकिन उसने अपनी सख्त प्रतिक्रिया देगी इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। शादी करते हुए भी उसने तय कर लिया था कि वो मीरा के साथ अभी ऐसा कोई संबंध कायम नहीं कर सकता और ना ही करेगा। रही बात अनाया तो वो उससे शादी करेगा, लेकिन यहाँ अनाया की जिद थी। मीरा का तलाक जो उसे इस वक्त मंजूर नहीं था। अनाया ने पूरी तरह से उससे बातचीत बंद कर दी। उस रात भी वो देर से घर आया, जबकि वो उसका इंतजार कर रही थी। न कोई भड़कीला लिबास, न ही चेहरे पर भारी मेकअप, वही सादा सा रूप और सादे से रूप में भी वो काफ़ी मासूम और सुंदर लग रही थी। आपके लिए खाना लाऊं? पहली बार उसने खुद से देवराज को टोका और वो हैरत से पलटा। बेबी बनने के तौर तरीके सीख रही हो तुम? वो अब अपनी घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रख रहा था। जी चाची ने सिखाया है, वो अपने चेहरे पर झूलती हुई लट को कान के पीछे हटाते हुए प्यार से बोली, जबकि वो इस वक्त काफ़ी परेशान था, लेकिन फिर भी उसके साथ बात करते हुए सावधानी बरत रहा था, ताकि कहीं घर के माहौल का गुस्सा इस छोटी सी लड़की पर ना निकाल दे। आपको बताऊं कि चाची ने और क्या सिखाया है? वो यूं बात कर रही थी जैसे वो पहले क्या करती थी, लेकिन शायद वो इस वक्त इस मूड में नहीं था, इसलिए पलटकर उसकी नाजुक सी कमर को अपने करीब कर लिया। हाँ बताओ, वो सारी बातें जो तुम्हें सिखाई गई हैं अपने पति के सामने करने के लिए। वो अब यूं बात कर रहा था जैसे गहरा तंज कस रहा हो, जबकि पल भर में उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। अपने गुलाबी गालों को चेहरा झुकाकर वो अजीब उलझन का शिकार नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है, उसने तुरंत ना में सिर हिलाया, जबकि उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखता चला गया। ये तरीके मुझ पर मत आजमाओ। पति को वश में कैसे करना है, पति को नीचे कैसे दिखाना है, बिस्तर पर उसे घायल कैसे करना है, ये देसी टोटके मुझ पर असर नहीं करेंगे। जबकि धड़कते हुए दिल और उमड़ते हुए रंग के साथ देवराज को देखती रह गई। ये वही देवराज नहीं था जिससे वो हमेशा बात किया करती थी। जो बात करता था तो एक सुकून सा उसके अंदर भर जाता था। अपनी आंखों की नमी को छुपाती वो शर्मिंदगी का शिकार खड़ी रह गई अपना आप, जब वो उसी तरह बेमोल लग रहा था जैसे कि देवराज उसके बारे में बहुत
सी गलतफहमियां पाल चुका हो कि वो उसके करीब आने के लिए, उसे रिझाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था। उन दोनों में जो सीमाएं तय की गई थी वे दोनों उस पर कायम थे। लेकिन फिर अपनी आंखों को पोंछते हुए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं था कि पीछे जाकर उसे मना लेता या अपनी बातों की सफाई देता। फिर वो कुछ देर उसके साथ रहा होता तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होती। अपनी बात से मुकरना, अपने वादों को कुर्बान करना और ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनों को मेल ले लेना, ये सब कुछ मीरा की वजह से ही तो हुआ था। एक गलतफहमी से उसके अंदर फैल गई। बेड पर ऐसे लेटे हुए वो अपने बालों में उंगलियां चलाता रहा जब तक कि गहरी नींद उसकी आंखों में नहीं उतर आई। सुबह नाश्ते के लिए नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तखत दी तो वो चौंक कर जागा। अभी तक वो उसी पोजीशन में लेटा हुआ था जिस तरह रात को लेटा था। आमतौर पर जब भी वो परेशान होता इस तरह औंधे मुँह सो जाता या असहज हालत में उसने हैरत से अपने पैरों को देखा। रात को वो जूते पहनकर ही सो गया था और शायद वो कमरे में आई थी लेकिन उसके जागने से पहले ही कमरे से निकल गई थी। अजीब सी शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया था। वे सभी जिम्मेदारियां जो वो पहले निभाती चली आई थी। सुनीता चाची ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे अंदाज में की थी, बिल्कुल ऐसे कि वो बहू बनकर भी कामयाब रहे और बेटी बनकर भी। जबकि इस घर में रहते हुए वो पहले से ज़्यादा इन सब के करीब हो गई थी। और रही बात इस शख्स की तो आजकल वो खुद भी उससे दूरी बना रही थी, परहेज कर रही थी। अगर वो शख्स उससे गलतफहमी पाल रहा था तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता नहीं था कि वो बेवजह दखल देकर मामलों को ख़राब कर लेती। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस एक हफ्ते के सारे रंग किस कदर फीके थे इसका जल्द ही अंदाज़ा हो गया। वो रात को देर से आया करता, सुबह उसके जागने से पहले वो कमरे से निकल जाती। बातचीत लगभग ना के बराबर थी और उसे अंदाज़ा हो रहा था कुछ दिनों तक वो अनाया के संपर्क में नहीं रहा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से अनाया के मैसेज और कॉल बता रहे थे कि आजकल वे दोबारा संपर्क में है और अब अनाया भी लगातार उस पर नज़र रखे हुए थी। हालांकि उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो मीरा से किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं है, लेकिन फिर भी अनाया उस पर इतना शक करती थी कि अगर वो मीरा के पास होता तो पल पल की खबर चाहती थी। और वो सचमुच उससे काफ़ी परेशान होने लगा था। वो लगभग शाम का वक्त था। लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे थे जब दादाजी ने कहा, ऐसा करो कि तुम लोग आज डिनर बाहर करो, कुछ देर मीरा को ले जाओ, बाहर घुमाओ, देखो तो बच्ची किस कदर मुरझा गई है। वे फिक्र से उसके चेहरे को देख रहे थे जबकि मीरा बेवजह ही बेचैन होने लगी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो भला उसके साथ कैसे बाहर जा सकती थी। नज़र घुमाकर उसने मीरा के बेचैन चेहरे को देखा और फिर चाय का घूंट लेते हुए अपने भावों को काबू में किया। दरअसल अभी एक ज़रूरी काम है, हम कल पर रख लेते हैं, क्यों मीरा? वो यूँ बात कर रहा था जैसे उन दोनों के बीच बड़ा खूबसूरत रिश्ता हो और वो पहले भी एक दूसरे की सलाह से ही चलते हों। जी जैसा आप कहें, ऑफिस का कोई काम नहीं है देवराज, फिर कौन सी व्यवस्था है? राघव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा जबकि वो सुकून से उन्हें देखकर मुस्कुराया। पापा दोस्तों के साथ। और सुनीता चाची ने तुरंत टोका, दोस्तों से ज़्यादा बीवी ज़रूरी होती है मेरी जान। आज मीरा को लेकर जाओ, डिनर साथ में करना, हनीमून भी आप लोगों ने कैंसिल कर दिया है हमारे लिए। और इस बार वो भला ऐसे ऐतराज़ कर सकता था? उसके माता पिता कह रहे थे, उसके दादाजी का हुक्म था। उसने तुरंत मीरा की तरफ देखते हुए इशारा किया कि वो कमरे में जाकर तैयार हो जाए। अजीब सी बेचैनी के साथ उठते हुए वो चुपचाप कमरे में चली आई। सब लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कितने बिजी होंगे, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? हे भगवान! इधर से उधर टहलते हुए वो तैयार होने के बजाय लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया तो अपनी पीठ पर हाथ बांधे वो सुकून से उसे देखता रह गया, जो उसे देखकर वहीं रुक गई थी। तैयार हो जाइए मैडम, मेरे और भी काम है। आज पूरे एक हफ्ते बाद वे अकेले में एक दूसरे से बात कर रहे थे जबकि उसके साथ ऐसा कहने पर वो चुपचाप पलट कर अपने कपड़े निकालने लगी। आज अनाया की बर्थडे पार्टी है जिसे वो दोनों मनाना चाहते थे। अनाया ने अपने खास दोस्तों को भी बुलाया था और ऐसे में इस पार्टी में उसका ना जाना कितना नुकसानदेह हो सकता था इस बात से भी वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपना फ़ोन निकाल कर अपने मैसेज टाइप करके अनाया को भेजा और अपने कपड़े लेकर तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकली। रॉयल ब्लू रंग की कामदानी शर्ट के नीचे प्लाजो पहने वो अपने दुपट्टे को संभालती हुई शीशे के सामने खड़ी हुई। इस खूबसूरत लिबास में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि वो कितनी देर उस पर से नजरें नहीं हटा पाया। वो अपने बालों को बांधने लगी तभी देवराज ने पीछे से आहिस्ता से का दोहराया, इन्हें खुला छोड़ दो, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे बाल।
और ना जाने क्यों उसका हाथ ढीला पड़ता गया। वे आग की तरह कमर पर बिखरते चले गए और वो जैसे किसी जादू में आ गई हो। काफ़ी देर तक वो उन खूबसूरत बालों को देखता रहा जिन्होंने उसकी नाजुक सी कमर को ढक रखा था। उसकी गहरी नज़रों पर होती जा रही थी, जबकि उसका ध्यान रखते हुए वो अब पूरी तरह से शीशे की तरफ देख रहा था। खुद को तैयार करने के बाद खुशबू में लिपट कर वो उसकी तरफ नज़र उछालता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो तुरंत जल्दी जल्दी हाथ चलाकर तैयार होने लगी। वहाँ क्या होगा, वो क्या बात करेगी, क्या कहेगी, ये सब बात की बात थी। अभी तो इस शख्स के साथ बाहर जा रही थी और उसके बाद क्या होता वही देखना काफ़ी था। गाड़ी में वो चुपचाप बैठी अपने हाथों को घूरती रही, जबकि अनाया के साथ वो मामला डिस्कस कर रहा था। बातों से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वहाँ अनाया भी मौजूद होगी, शायद वो उसे मीरा से मिलवाने का इरादा रखता है या जो भी हो, लेकिन इस वक्त वो बहुत परेशान लग रही थी। क्या आपका अनाया के साथ कोई प्लान है? मुझे घर भेज दें प्लीज़, मैं कह दूंगी सबको कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसने गर्दन घुमाकर मीरा को देखा। अनाया तुम्हें देखना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ यूँ कुछ नहीं होगा। हे भगवान, कैसा शख्स है वो। उसके एहसासों की परवाह किए बिना उसे वहाँ ले जा रहा था जहाँ दूसरी लड़की मौजूद थी। ठीक है, वो उसे इस हकीकत से वाकिफ़ करवा चुका था, लेकिन उसकी बीवी बनने के बाद तमाम एहसास से बदल चुके थे। नज़र का रिश्ता ही ऐसा होता है कि हम खुद से इस जुड़े शख्स को किसी और के साथ हरगिज़ नहीं देख सकते। और आज शाम उस पर किस तरह गुजरने वाली थी, वो इस वक्त इस हकीकत से बहुत दूर थी। अनाया मीट हाय वाइफ मीरा एंड मीरा, ये अनाया ने उसकी बात को ही अधूरा छोड़ दिया। वो उठते हुए एक मुस्कुराहट मीरा की तरफ उछाल कर देवराज के करीब आ गई। मैं इनकी होने वाली मैसेज हूँ। और बतबा बहुत गहरी नज़रों से मीरा को देख रही थी। वैसे तुम्हारी कजिन प्यारी है, मेरा मतलब है तुम्हारी बीबी। अनाया यूं चिपकी हुई थी कि वो खुद भी उब रहा था। इस वक्त वो यहाँ हरगिज़ भी मीरा को लाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि वो शाम और उससे पहले कुछ तैयारियां अनाया के साथ थीं और फिर मीरा को साथ लाने के लिए दादाजी ने मजबूर किया, तो वो अच्छा खासा बौखला गया। और फिर जब उसने अनाया से बात की तो उसने भी खुले दिल से कह दिया कि वो मीरा को यहाँ ले आए। अगर वो उसकी बर्थडे पार्टी में ना आना चाहे तो उसे ड्राइवर वापस घर भिजवा सकते हैं और ये पार्टी एंजॉय कर सकता है। क्या तुम्हें कोई मसला नहीं होगा? देवराज ने बेधड़क होकर पूछ लिया। नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है? वो कांधे उचका कर रह गई। तो फिर ख्याल रखना कि मीरा को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहली मर्तबा उसे मीरा नाम की इस बल्ला पर इस कदर गुस्सा आया। अब उसके हसीन मासूम चेहरे को देखते हुए वो मज़ीद भड़क उठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सबके सामने हसीन शक्ल सूरत की लड़की का चेहरा नोच ले। बार बार देवराज को मुस्कुराते हुए देख कर वो बात पर बात की जा रही थी, जबकि अनकंफर्टेबल सी मीरा खुद को इस माहौल से बाहर निकालना चाहती थी। न जाने उसने अपने आंसुओं को किस तरह बांध रखा था। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुकद्दर उसे इस जलालत से भी रूबरू करवाएगा। उसने कभी इस शख्स की तमन्ना नहीं की थी, उसका साथ नहीं मांगा था, लेकिन अगर भगवान को उसे इसके हवाले कर दिया तो फिर यूँ सामने बैठकर सुलगना तकलीफ़ नहीं थी तो क्या था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे प्लीज़ वापस भिजवा दें, उसने दोबारा गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की और अनाया उसे तंजिया नज़रों से देखती रह गई। हैरत है, तुम्हारी ये बीबी तो घर तक महदूद रहेगी। हाँ, वैसे ये भी ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली समझदार बीबी के लिए मेरा इंतखाब बेस्ट है। आँख दबाते हुए उसने जिस तरह बात की थी, देवराज देर तक उसके चेहरे को घूरता रह गया। वो बहुत अच्छी तरह जान चुका था कि मीरा को यहाँ बुलाने का मकसद क्या था। मैं मीरा को ड्रॉप करके आता हूँ, तुम घर जाओ, उसने उठते हुए हुक्म दिया, जबकि अनाया ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। हरगिज़ नहीं, आज मेरा दिन है और आप मेरे साथ जा रहे हैं। मोहतरमा मीरा को ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। क्यों मीरा? जबकि उसे देवराज के इस कदर करीब देखकर वो सुर्ख चेहरे और घबराई हुई आंखों के साथ 2 कदम दूर हो गई। जी, वो उसकी आंखों में आंसुओं को देखकर इस कदर हो रहा था कि सिर्फ उसका दिल जानता था, लेकिन इस वक्त अनाया से खुद को आज़ाद करवाना भी आसान नहीं था। सो यहाँ से गायब करने के लिए उसे ड्राइवर के साथ भेजना पड़ा। वो पूरा रास्ता ही रोती चली आई और ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि वो रोती जाएगी, घर में भी किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी उसके दिल को जो ठेस पहुंची है वो इसका इलाज भी तो नहीं कर सकता था।
उसने अनाया के साथ वक्त गुजारा, लेकिन उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ मीरा का ख्याल मंडरा रहा था। उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, अनाया से मुलाकात नहीं करवानी चाहिए थी। अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुका था वो, जैसे दो कश्तियों का मुसाफिर बन गया हो। अब न डूबने के अलावा कोई रास्ता न हो। बर्थडे पार्टी अनाया के फ्लैट पर रखी गई थी। देवराज के अलावा उसके चंद एक फ्रेंड से जो वो बेचैन सा एक तरफ बैठा रहा, जबकि उसकी बेचैनी को अनाया ने भी बहुत अच्छी तरह नोट कर रही थी। कोई लंबा चौड़ा प्लान तो नहीं था। 2 घंटों के बाद उसने अपने सारे दोस्तों को अलविदा कर दिया और देवराज के सामने बैठते हुए उसे तेज नज़रों से घूरा था। मैं ये समझो कि तुम उसे मिस कर रहे हो देवराज, उसने सुलगता हुआ सवाल दोहराया। इस वक्त वो जिस कदर वर्ल्ड ड्रेसिंग में थी, देवराज को एक आंख नहीं बहा रही थी। नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं उसके लिए उदास हूँ। शायद मुझे तुमसे मीरा को नहीं मिलवाना चाहिए था। जबकि उसके ऐसा कहने पर वो भड़कते उसके करीब आई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे मुझ पर तरजीह दे रहे हो? अजीब अंदाज में झुमकते हुए वो उसके बाजुओं से लिपटी जा रही थी। दूर रहकर बात करो मुझसे। अनाया के साथ उसका रवैया जैसा भी रहा, लेकिन आज वो अपनी हदें नहीं भूला था। क्यों? तुम्हारे करीब आने का हक सिर्फ मेरा है। वो उसके सीने से लिपटी हुई थी और हाथ देवराज के गर्दन में थे। तुम बदल रहे हो, तुम सिर्फ उसके बन जाओगे। हालांकि वो अनाया के सामने शादी की पेशकश रख चुका था, लेकिन वो तब तक शादी नहीं करना चाहती थी जब तक कि देवराज मीरा को तलाक न दे दे। जबकि वो इस शर्त पर कायम था कि वो मीरा को तलाक नहीं देगा। ऐसा नहीं है अनाया, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ सकती। वो लगातार उसे खुद से दूर कर रहा था। खुशबू में लिपटा हुआ अनाया का वजूद उसके जज्बातों को बहका सकता था और वो हरगिज भी बहकना नहीं चाहता था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि उसे लगा वो किसी का हक नहीं मार सकता। ओह, आज तुम मुझे हासिल कर लो और उसके बाद मुझे फ़र्क बताना कि उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो वो नहीं दे सकती। वो पागल हो चुकी थी। यकीनन देवराज को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और 2 कदम उससे दूर हुआ। हालांकि तुम्हें इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। वो उसे खुद से दूर झटकते हुए उसकी सच्चाई सामने ला रहा था। तुम मुझे ठुकरा रहे हो। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, जबकि अनाया के होंठ उसके लिए किसी शीशे की तरह लग रहे थे। अनाया, तुम होश में नहीं हो। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं। वो बहक रहा था। अब उसकी उम्र ही ऐसी थी बहकने की। जवानी का दौर और जज्बातों पर काबू रखना कोई आसान काम नहीं था। हाथ बढ़ाकर उसने सख्ती से अनाया की कमर को थाम लिया, जबकि वह भड़क उठी। मैं तुम्हें चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। तुम सिर्फ मेरे देवराज हो। यही तो वो चाहती थी कि वो बहक जाए, उसका बन जाए और वो उसके बाद उसे किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करे जिस तरह उसका दिल चाहे। इससे पहले कि वो अपनी हद को पार कर लेता, इससे पहले कि वो अनाया को इरादों को पूरा करता, उसे ऐसा लगा जैसे 2 बेबस और खाली निगाहें उसे देख रही हों, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। और ज़िंदगी में पहली बार उसने अनाया को इतना दूर धकेला कि उसकी परछाई भी उसके वजूद पर न पड़े। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना ही करूँगा। वो उंगली उठाकर उसे चेतावनी दे रहा था और अनाया ने भड़कते हुए आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम कौन होते हो मुझे ठुकराने वाले? वह भी उस नीचे घटिया लड़की के लिए। और ज़िंदगी में पहली बार देवराज राठौर के चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ था, जिसकी उसकी अना को झकझोर कर रख दिया। उसने उसे सख्ती से दीवार से लगा दिया। खबरदार, अगर आज के बाद दोबारा मेरे ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि सामने खड़ी लड़की कांप कर रह गई। उसने आज तक देवराज का ये रूप तो नहीं देखा था जिसे वो आज रूबरू हो रही थी। वो उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल गया और शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे लगा था कि उसका चुनाव गलत था। वो लड़की जो आज उस पर हाथ उठा सकती है, कल किसी महफिल में उस पर हाथ उठा सकती है। जो आज बिना किसी हक के, बिना किसी जायज़ रिश्ते के उसकी बाहों में बिखरने के लिए तैयार है, वो कल अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी बाहों में बिखर कर उसकी इज़्ज़त को तार तार कर सकती है। आधी रात ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले रखा था, जैसे कि इन सुनसान सड़क रास्तों से उसने रूठ जाने का संदेश दिया हो। आज उसे अपनी बीबी को नाराज छोड़ दिया। वो बीबी जो उसके हक में होने के बावजूद कभी खुद से उसके करीब नहीं आई, कभी उसे बहकाने की कोशिश नहीं की,
कभी उसे अपना बनाने के लिए कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया। ज़िंदगी में पहली बार पर पूरे हक से अपने कमरे में दाखिल हुआ और आदत के मुताबिक बॉस का इंतज़ार कर रही थी। वो सामने बिस्तर पर बैठी थी, अपने दुपट्टे के कोनों को हाथ में पकड़े किसी गहरी सोच में गुम। देवराज को देखते हुए बेकरार होकर उठी। उसके चेहरे पर मुस्कान उतर आई। मुस्कुराती हुई आंखों से उसने देवराज का स्वागत किया। शायद जो कुछ देर पहले हुआ वो सब भूल चुकी थी। वो पहली बार दरवाज़ा बंद करते हुए बेकरार से की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामकर पूरे हक से उसके होंठों पर झुकता चला गया। वो थम सी गई। ऐसा लगा जैसे धड़कन रुक गई हो, जैसे कि सांस हलक में अटक गई हो। उसके नरम होंठ मीरा के होंठों से टकरा रहे थे और एक आग थी, जज्बात का ठाटे मारता हुआ समंदर। खुद पर काबू रखने के लिए उसने देवराज का सहारा ले लिया। वो नहीं जानती थी कि वो शख्स क्या चाहता है। उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जबकि उसके कांपते हुए वजूद को संभाल कर उसने मोहब्बत से अपने करीब करते हुए उसके माथे को टिका दिया। कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अपना लेना चाहिए? वो फुसफुसाते हुए लहजे में सवाल कर रहा था, जबकि कुछ ना समझते हुए वो बस उसके चेहरे को देखती रह गई। आज अनाया ने उसके जज्बातों को बहका दिया था और जब जज्बात बहक जाएं तो उन्हें जायज़ जगह इस्तेमाल कर लेना चाहिए, न कि वो जगह जगह मुँह मारकर खुद को जानवर साबित कर दिया जाए। प्लीज़ देवराज, उसने नरमी से उसे देखते हुए इल्तिजा की, जबकि देवराज ने झुकते हुए अपनी बाहों में भर लिया। तुम जानती हो तुम बहुत खूबसूरत हो। उसे बिस्तर पर अपने सामने लिटा उसके वजूद पर छा रहा था। एक नशा उसकी रग रग में उतरता जा रहा था। दो आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरे तो देवराज ने बेकरार होकर वारी इन आंसुओं को अपने होंठे रखे। मैं बहक गया था। मुझे लगा मोहब्बत वही है जो यकीन से के साथ मेरे साथ खड़ी रहेगी, मुझे हर लम्हा यकीन दिलाए कि वो मेरी मोहब्बत है, जबकि मैं उस मोहब्बत के पीछे छोड़ आया जो मुझे भगवान की तरफ से मिली थी। अब उसके सामने अपना हाल खोल कर बयान कर रहा था। उसने सारा वाक़या मीरा के सामने बयान कर दिया, जबकि वो घबराती हुई उठी। अगर आपको दोबारा मुझसे कोई छीनने आया तो, अगर दोबारा कुछ हुआ तो, वो अपना अंदेशा बयान कर रही थी और उसके मुस्कुराते हुए भी एक बार फिर उसकी सांसों को अपनी सांसों में भरने लगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं जिंदा रहा तो हमेशा तुम्हारा रहूँगा मीरा। भगवान ने मर्द की फितरत में बहकना लिखा है, लेकिन वो तब तक नहीं बहक सकता जब तक कि वो खुद न चाहे। अगर तुम्हारा पति नहीं चाहता कि वो अपनी बीवी के अलावा किसी और के बहकावे में आए, उसने कभी नहीं सोचा कि वो रुतबे वाला मर्द कभी उसके सामने इतना खूबसूरत कबूलनामा करेगा। वो हल्की सी मुस्कुराते हुए सिर झुका गई, जबकि देवराज ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को उसके क्लेचर से आज़ाद कर दिया, जिससे वो हमेशा देखकर उलझन का शिकार हो जाता। तो मैंने खोल कर रखा करो, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो बस उसके बालों में उंगलियां चला रहा था, खुद को उसकी खूबसूरत खुशबू से महका रहा था, जबकि उसके गालों में पूरे हक के साथ अपने बाजू डाले वो खुद को उसके हवाले कर गई। आखिरकार वो उसका हकदार था, उसका रक्षक था। वो कब तक उससे दूर रह सकती थी? और वो नरमी से उसे अपने वजूद से लपेटे हुए उसके वजूद पर छा रहा था। रात धीरे धीरे बरस रही थी। आज उसने सोचा कि वो कभी भी देवराज को हासिल नहीं कर पाएगी, वो कभी भी उसको नहीं बन पाएगा। आज उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि वो हार जाए। शायद भगवान उसे हारता हुआ नहीं देख सकता था। उसने मोहब्बत को उतारा, उसे मोहब्बत की मिठास बख्शते हुए ये एहसास दिलाता था कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पूरे संसार में फैली हुई मोहब्बत को गवाह बनाकर वो दिन दो रूहों को मिलन का हुआ, जो शायद सबसे खूबसूरत था। दूसरे दिन आकर ऑफिस में अनाया ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था कि उसने साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर देवराज को कहीं का नहीं छोड़ेगी, जबकि गुस्से से उठकर उसने सख्ती से उसके बाजुओं को दबोच लिया। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। अगर मैं ये चाहूँ तो मिनटों में तुम्हारी इज्जत गली में उतार सकता हूँ, तुम्हारे बारे में वो बातें फैला सकता हूँ जो कभी हमारे बीच हुई ही नहीं। लेकिन ये एक असली मर्द की पहचान नहीं होती। अनाया, मेरे रास्ते से हट जाओ। यूँ समझ लो कि किस्मत ने मुझे तुमसे छीन लिया। शायद तुम मेरे लायक नहीं थी। और अनाया ने सख्ती से उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी या तुम मेरे लायक नहीं थे। हकीकत तो ये है कि तुम मेरे लायक नहीं थे देवराज राठौर, और भूल है तुम्हारी कि अनाया तुम्हारे लिए मरी जा रही है। तुम जैसे लाखों आए और लाखों गए। लाल चेहरे के साथ वो चिल्लाते हुए वो आज
असलियत उसके सामने खोल कर रख रही थी। मैं तुमसे नहीं बल्कि इस लग्जरी लाइफ को जीना चाहती थी जो तुमसे जुड़ी है। मुसन होकर उसे देखता रहा। कोई लड़की इस हद तक भी गिर सकती है, उसे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन तुम जैसे घटिया मर्द के साथ रहने से बेहतर है कि अकेले सड़कों पर भीख मांग ली जाए। उसकी तौहीन कर रही थी और वो बस गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसे देखता रहा। कुछ लोग अपने अंदर मौजूद जहर को अपनी ज़ुबान से उगल देते हैं। अब ये उनकी कमी है या खूबी, इस बात का तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका ये रवैया दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और वे सही समय पर उनसे दूर हो जाते हैं और अपने लिए सही रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम इस वहम का शिकार ना रहो कि मुझे तुमसे कोई बेपनाह इश्क था। मैंने अपने 5 साल बर्बाद किए। ये बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे बता दिया। कम से कम अब मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम यही डिस्टर्ब रहती। आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मुझे से बुरा कोई ना होगा। उसके बाजू को थाम कर वो उसे बाहर निकाल चुका था। अपना सिर थाम कर वो कुर्सी पर बैठ कर रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी भूल करेगा। ये नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ, लेकिन भगवान ने उसे सही समय पर बचा लिया और ये भगवान की कृपा थी। न जाने कितनी देर वो लगातार यही सोचता रहा। जब उसके नंबर पर मीरा की कॉल आई, एक मुस्कुराहट के साथ उसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया। फरमाइए मैडम। उसे यूँ लगा जैसे किसी परेशानी हवा में गायब हो गई हो। साथ ही अगर कदर करने वाला वफादार हो तो इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आज शाम क्या इरादा है आपका? वो तो हम सुबह ही आपको बताएंगे कि आपने तैयार रहना। एक रोमांटिक सी शाम अपने हस्बैंड के साथ गुजारने के लिए। और वो लाल चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए सिर झुका गई। उसके गालों पर उतरने वाली वो लाली को उसने अपनी आंखों के सामने महसूस करते हुए देवराज ने सुकून से आंखें मूंद लीं। वो सिर्फ मीठी बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था। कुछ देर पहले का असर पूरी तरह ख़त्म हो गया। उसे ये सब हासिल था जिसके लिए वो हर लम्हा अपने भगवान का शुक्र अदा करता था। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और ये नहीं होना चाहिए। हालांकि तकदीर लिखने वाला हमसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ है और वो जो करता है हमारे फ़ायदे के लिए करता है। बस इंसान को राज़ी होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नई रोज़ कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।